जय श्री राम भाई सभी को। जैसा भी भाई टॉपिक में तो आपने देख ही लिया होगा, राहुल गांधी बार बार क्यों जाता है अमेरिका। तो एक भाई उदाहरण के तौर पर या इस पर चर्चा करेंगे कि एक षड्यंत्र जो ये कर रहा है, इसकी सोच कहाँ है, कैसी है और कितनी घातक है, इसी के बारे में। तो भाई टाइटल एक बार दोबारा पढ़ लो। सब एक बार दोबारा से सभी को जय श्री राम। और राहुल गांधी भारत में बार बार मोदी सरकार को हटाने में असफल है, परंतु फिर भी बार बार अमेरिका जाता है। क्यों? ये समझने से पहले ना ये भाई मंशा क्या है, क्यों है, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। ब्रिटिश जब ईरान के तेल व्यापार से बाहर थे ना, तो कैसे उन्होंने ईरान पर पूरे जो तेल का कारोबार था ईरान का, उस पर किस प्रकार कब्जा किया। 1951 में जब एक वहाँ के ईरान के देशभक्त हुए मोहम्मद मोसाद्देक प्रधानमंत्री बन गए। वो उन्हें ईरान के लिए तेल व्यापार में विदेशी जो कंपनी थी, मोस्टली किसकी थी, ब्रिटिश की थी। 84% हिस्सा इंग्लैंड का था ईरान के तेल उत्पादन में, केवल 16% ईरान का हिस्सा था। आप देख सकते हो। तो जब 1951 में मोहम्मद मोसाद्देक प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं आई कि भाई सारा तेल संसाधन ईरान का है, लेकिन उसके बाद भी 84% जो उत्पादन है वो इंग्लैंड उठा के ले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री वो बन गए, भाई शक्ति उनके हाथ में आ गई। तो उन्होंने 1951 में 15 मार्च 1951 को मोसादेक ने तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए एक विधेयक पेश किया अपनी उनकी जो संसद थी उसमें, जिसे बहुमत से पारित भी कर दिया। इस विधेयक से हुआ क्या कि ईरानियों को खुशी के सपने आने लगे। अर्थात भाई जब जो उत्पादन वही कर रहे हैं, तेल को बेच वही रहे हैं, तो उनको आमदनी बढ़ेगी। जो आएगा उत्पादन हुआ, जो आय आई तेल से, वो उन्हीं के देश में ईरान में रहेगी। तो उसके बाद फिर खुश हो गई जनता वहाँ की। तो टाइम्स पत्रिका 1951 में मोसाद्देक को मैन ऑफ द ईयर कहा गया। अंग्रेज़ों ने अब भाई 84% उत्पादन जब अंग्रेज ले रहे थे, तो उनको तो भाई इस बात से समस्या होनी थी, वो तो छटपटाने लग गए। तो उन्होंने मोसाद्देक को हटाने के लिए कई छोटे बड़े प्रयास किए। भाई मोसाद्देक को रिश्वत वगैरह देने की, खरीदने की, भाई निजी स्वार्थ का लालच देकर भाई तुम अपना पेट भर लो, अपना घर भर लो, देश की मत सोचो, इस प्रकार से हथकंडे अपनाए, पर उसमें वह सफल नहीं हुए। हत्या भी करने की कोशिश की गई मोसाद्देक की अंग्रेज़ों द्वारा, पर भाई उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। तख्ता पलट के भी प्रयास हुए, उसमें भी नहीं। भाई वो काफ़ी बुद्धिमान अनुभवी था, ग्राउंड लेवल पे काम कर रखा था उसने, तो वो इन सब षड्यंत्रों से अपने आप को बचा ले गया। ये सब षड्यंत्र विफल कर दिए उसने। अब काफ़ी लोकप्रियता मिल गई इनको। भाई जब देश तरक्की करेगा और देश हित में कोई फैसले लेगा, तो भाई आम जनता तो उसको चाहेगी, पसंद करेगी। तो इतना लोकप्रिय था वो कि भाई सैन्य तख्ता पलट का तो संभव हो नहीं पाया। ये सब प्रयास अंग्रेज़ों के हो गए एकदम विफल। फिर क्या किया अंग्रेज़ों ने, अमेरिकियों से हाथ मिला लिया। अमेरिका के जो CIA, उससे उन्होंने सहायता मांगी और $1 मिलियन का फंड, ये बहुत पुरानी बात है, 55-60 के आसपास की, 1900 मतलब आज से तकरीबन 70 साल पहले की, $1 मिलियन का फंड मंजूर किया CIA ने, जो अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है उसने, जो कि ईरानी मुद्रा में तकरीबन 4,250 करोड़ रियाल था। अमेरिका की योजना मोसाद्देक के खिलाफ
असंतोष पैदा करने की थी और उसके प्रति लोगों के समर्थन को समाप्त करने के लिए थी। तो भाई उन्होंने इसके लिए पूरा षड्यंत्र रचा। भाई देखा कौन कौन उसके सांसद है, भ्रष्ट कौन है, कमज़ोर कड़ी कहाँ है, किस पर डोरे डाले जाएं, कोई पैसे से खरीद कर या फिर किसी प्रकार का अन्य षड्यंत्र कर कर ब्लैकमेल करके उन्होंने इस तरीके के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, अमेरिका के CIA ने और अंग्रेज़ों ने मिलके। तो उससे भी फिर उतना सफलता उनको नहीं मिल रही थी भ्रष्ट सांसद को पकड़ने के बाद भी। तो फिर उन्होंने इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो ईरान के पत्रकार थे ना, संपादक, ईरान के मौलवी, उनको बड़ी भारी मात्रा में भुगतान किया, पैसे दिए उनको और बदले में क्या मांगा कि भाई तुम बदनाम कर दो मोसादेक को। सिर्फ एक ही काम करना था उनको, जो मोसादेक था उसके विरुद्ध वहाँ की आम जनता को भड़काना, मोसादेक को तानाशाह सिद्ध करना, ये उनका उद्देश्य हो गया वहाँ के मौलवियों और वहाँ के पत्रकारों का, क्योंकि भारी फंडिंग मिली थी, खूब पैसा मिला था उन्हें। तो अब तानाशाह सिद्ध कैसे करने लगे कि ये अपनी चलाता है, ये तो अब विपक्षी, मतलब किसी की सुनता नहीं है, इस प्रकार से झूठ फैलाना शुरू कर दिया। और भाई निजी तो सारा स्वार्थ था, भाई पैसे मिले थे तो वो तो देश, एक तरीके से गद्दारी लोग थे ये, ईरान के गद्दार, जिन्होंने पैसे लेकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध। लेकिन ये पैटर्न को समझो भाई, जब सारे जो उनके षड्यंत्र थे उनमें वो विफल हो गए तो फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया CIA से मिलकर अंग्रेज़ों ने कि भाई अब इसको बदनाम करो, तानाशाह सिद्ध करो, भ्रष्ट जो यहाँ के सांसद है, अधिकारी हैं, उनको खरीद लो, लालच दे दो और उनसे ही इसके विरुद्ध षड्यंत्र चलवाओ। तो इस प्रकार से अब हुआ क्या, उसके बाद भाई वहीं फिर विरोध प्रदर्शन वगैरह होने लगे। हजारों ईरानियों को झूठे विरोध में भाग लेने के लिए भुगतान किया गया, मतलब पेड प्रोटेस्ट कराए गए, संसद पर मार्च करवाए गए। दुनिया के बड़े बड़े जो अमेरिका इंग्लैंड के मीडिया हाउसेस थे उन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन कर दिया, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर और इसका संपादन आरंभ कर दिया उन्होंने। तो इससे क्या हुआ कि भाई भ्रम फैलाया गया, तो निचले स्तर पर कहीं ना कहीं मोसादेक का विरोध होने लगा, जिसमें कि अभद्रता भी की गई, कुछ कार्टून बनाए गए उनके अभद्र, इस प्रकार से एक बिल्कुल उनको बदनाम करना, भ्रम फैलाना, ये सब करने लगे वो। और फिर आम जनता जो नहीं जुड़ी हुई थी इन चीज़ों से या इन षड्यंत्रों को नहीं समझ पाई या बहकाव में आ गई या फिर पेड प्रोटेस्ट थे, वो मोसादेक को तानाशाह कहने लगे, खुलेआम तानाशाह कहने लगे और उसके विरुद्ध ही प्रोटेस्ट होने लगे जगह जगह। अब भाई यहाँ तो फिर जो सांसद थे, भ्रष्ट सांसद थे, उनको भी पैसा मिला हुआ था, तो फिर मामला ख़राब हो गया। मोसादेक ने संसद को भंग कर दिया। जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, जिसने पूरी जो तेल कंपनियाँ थी उनका राष्ट्रीयकरण किया था ईरान के लिए, उसने अपनी संसद को ही भंग कर दिया। भाई इतना भ्रष्टता फैल गई थी, इतना विरोध प्रदर्शन सब हो रहा था। अंत में फिर क्या हुआ कि भाई लगभग 210 मिलियन रियाल की रिश्वत देकर अमेरिका ने कुछ भाड़े के सैनिक दंगे करवा दिए, इतने पैसे खर्च करके, इतनी फंडिंग करके भाड़े के सैनिक उठा के और ईरान की राजधानी में दंगे करवा दिए। अब जो सम्राट फिर ईरान लौटे तो उसको कैद कर लिया और उसके घर में उसकी मृत्यु हो गई। उनको नज़रबंद कर दिया था, फिर जब तक मृत्यु हो गई वो नज़रबंदी रहे। उसके बाद अब आज की स्थिति आप देखोगे या कुछ साल पहले की भी, तो ईरान की जो तेल कंपनी है उनमें 40% हिस्सा है अंग्रेज किनका, इंग्लैंड और अमेरिका का। बाकी 20% अन्य यूरोपीय कंपनियां उनको दे दिया। तो आउटकम क्या निकला, समझोगे बात को। अब इसको यहाँ ले आओ अपने इंडिया में ही। जब देश में व्यापार फल फूल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फल फूल रहा है, तो विपक्ष को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इनको फंडिंग कौन कर रहा है,
वह विदेशी कंपनियां जो यहाँ पर फल फूल रही थी, पैसे कमा रही थी और यहाँ से धन ले जा रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, बहुत बड़ा हर प्रोडक्ट का बाज़ार है हमारे देश में। तो जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उन पर अब अंकुश लगने लगा है। हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं वह उन्नति करने लग गई हैं, ग्रो करने लग गई हैं। अकेली पतंजलि का ही आप कारोबार देखोगे तो जो मल्टीनेशनल HUL या ITC और जो और भी कंपनियां हैं बाहर की, उनका काफ़ी जो शेयर है वो अब पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने ले लिया है। तो एक एग्जांपल है, और भी भारतीय कंपनी और इतने स्टार्टअप खुले थे, सब फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट जो बाहर की विदेशों की जो कंपनियां हैं उनके लिए डायरेक्ट कंपटीशन हो गया, और वो कहीं ना कहीं हमारी जो देसी कंपनियां हैं वो उनसे आगे ही बढ़ने लगी। तो ये सब कारण है कि इतनी फंडिंग भारी मात्रा में हो रही है, और मोदी को तानाशाह सिद्ध करने में लगा है विपक्ष, और बार 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 षड्यंत्र करे जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं ये विपक्षी नेता। तो ये सब इसी पैटर्न पे काम हो रहा है, तो देश की जनता को समझना चाहिए। अब मोसादेक जो था भाई, उसके नेतृत्व में ईरान 1955 से पहले एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश बन सकता था, क्योंकि वो एक अच्छे तरीके से निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम कर रहा था। और तेल ईरान से जो तेल ईरान को जो तेल उत्पादक था वो सारा लाभ उन्हीं को होता, लेकिन आज किन को हो रहा है? विदेशी कंपनियों को, जिन्होंने फंडिंग की थी। बात फिर वही आती है, घर का भेदी लंका ढाए। तो ईरान के जो भ्रष्ट सांसद थे, पत्रकार थे, जो भ्रष्ट मौलवी थे, उन्होंने ही ईरान की लंका को ढाया। अब भाई विदेशी अंग्रेज थे या अमेरिकन थे, वो जो व्यापार कर रहे हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो जो फंडिंग कर रहे थे ना, तो वो फंडिंग नहीं, उनकी इन्वेस्टमेंट थी, जिससे कि उन्होंने बाद में तेल से बहुत अथाह धन कमाया। अमेरिकन जो एजेंसीज है ना, डीप स्टेट, बड़े तरीके से वो ऑयल माइनिंग, ड्रग्स, मेडिसिन, वेपन सप्लाई, एरोस्पेस, केमिकल, बैंकिंग, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया, सिनेमा, लगभग 250-300 क्षेत्रों में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी, जो होल्ड बना रखा है उन्होंने विश्व में। तो और जो उनका होल्ड जहाँ नहीं होता वो उसमें अपने आदमी घुसेड़ देते हैं बड़े बड़े पदों पर, ताकि उनका होल्ड बना रहे। तो जहाँ कहीं भी फिर ऐसी स्थिति आती है जिस देश में कि वहाँ के लोकल जो बिजनेसमैन है वो बढ़ने लगते हैं, लोकल कंपनीज बढ़ने लगती हैं, तो इसी प्रकार इन जो पैठ होती है 250-300 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी फंडिंग द्वारा इनमें जो अमेरिकन डीप स्टेट के एक तरीके से आदमी बैठा रखे हैं अपने उन्होंने, तो इनकी सहायता से ये सब खेल किया जाता है। फर्जी, अपने देश में देखा होगा, अनायास के प्रदर्शन हुए, अनायास ही कई लोग बैठे हैं 2-2 3-3 महीने, 1-1 साल तक रोड घेर के बैठे हैं। ये सब अपने आप नहीं हुआ है, ये है बिल्कुल इसी पैटर्न से हुआ है जो ईरान में हुआ था, और भी अन्य देशों की उदाहरण है। तो ऐसी ताकतें चाहती क्या हैं? भारत पर आर्थिक नियंत्रण चाहती हैं वो, टोटल कनेक्ट, बिल्कुल जितना भी नियंत्रण उनका रहेगा। देखो आजकल है ना, अब वो का टाइम नहीं रहा है कि युद्ध हथियारों से तो लड़े जाते हैं, आमने सामने ही लड़े जाते हैं युद्ध तो, परंतु अब युद्ध करने का जो तरीका है वो बदल गया है। आप देख सकते हैं कि चाइना है, अमेरिका है, ये घोर विरोधी हैं एक दूसरे के, परंतु कभी भी लड़ते नहीं हैं डायरेक्ट रूप से, आर्थिक युद्ध लड़ते हैं ये, इकोनॉमिक वॉर। ये इकोनॉमिक वॉर का ही तरीका है, कंपनियों पे कब्जा करना, अपने अनुसार चलाना, बड़ी बड़ी कंपनियां जो MNCs है उनका आधिपत्य बनाए रखना किसी देश के अंदर, तो इस सब से ही कंट्रोल होता है। तो अब भारत भी क्योंकि इन सब बातों को समझने लगा है, तो वह भी इसी प्रकार अपने जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एक नारा मोदी जी ने दिया था, आत्मनिर्भर भारत। तो इस नारे के अंदर ही पूरा निहित छुपा है
कि आत्मनिर्भरता इसलिए आवश्यक है कि किसी अन्य विदेशी मानव का हमारे भीतरी देशीय, हमारे जो देश में इकोनॉमी चलती है उस पर उनका कोई वर्चस्व ना हो और हम स्वतंत्र रूप से आर्थिक उन्नति भी कर सकें और अपने व्यवसायों को बढ़ा सकें, जिससे कि लंबा चलेगा। ग्रोथ जो हमारी होगी, हमारे जो बदलाव आएंगे वो हमेशा के लिए रहेंगे। क्योंकि बाहर की जो कंपनियां हैं भाई, वो यहाँ पर धन कमाने के लिए तो आई हैं, वो धन कमा रही हैं, साथ में कुछ एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है वो। लेकिन अगर वही एम्प्लॉयमेंट हमारी कंपनियां दें, हमारी कंपनीज अच्छे प्रोडक्ट बनाएं, तो इसमें बुराई क्या है? उससे जो कमाई होगी, देखो हर कोई कंपनी तो बिजनेस के लिए ही है, वो कमाएंगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हमारे देश की ही कंपनियां कमाएंगी तो वो जो कमाई का पैसा है उसको भी तो दोबारा यहीं लगाएंगी, अन्य क्षेत्र में लगाएंगी अपने बिजनेस के अलावा। तो ये जो एक सिस्टम होता है उसमें से धन बाहर नहीं जाएगा, जो धन रहेगा यहीं ग्रो करेगा, यहीं लगेगा, तो उसी से ग्रोथ होती है। बाहर जाना शुरू हो जाएगा तो घट जाएगा। भाई किसी टंकी में आप पानी डालोगे ही नहीं और निकालते ही रहोगे तो टंकी खाली हो जाएगी। तो बाहर की जो कंपनियां हैं वो तो टंकी से पानी निकाल रही हैं, हमारी कंपनियां यहीं कमा कर यहीं डालेंगी पानी, तो वो एक सिस्टम बना रहता है। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत आवश्यक है और इन बातों को समझना आवश्यक है। वोट करते समय ऐसी बातें बहुत आवश्यक हैं जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो सभी को भाई जय श्री राम, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट शेयर ज़रूर करें, और शीघ्र ही फिर से आप सबसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।